नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों प्रेम के फंदे में एक गर्दन विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा की पहली किस्त आपके सामने हमने साझा किया था, जिसमें विलियम हेनरी स्लीमन जब मोनार्क जहाज़ पर बैठते हैं तो अपने मिलने आने वालों से कहते हैं कि जा रहा हूँ, स्वस्थ होते ही फिर लौटूंगा। लौटने की आकांक्षा के साथ जाने वाला यह शख्स है विलियम हेनरी स्लीमन, और उसके साथ हैं उसकी चिरसंगिनी एमिली। मोनार्क का एक अधिकारी अपने एक सहयोगी के साथ भागता हुआ सा आया। स्वयं गवर्नर जनरल ने मोनार्क के कैप्टन को विलियम हेनरी स्लीमन की इंग्लैंड यात्रा के बारे में निर्देश दिए थे। वे स्वयं विदा देने आने वाले थे, परंतु काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक की वजह से ये संभव नहीं हुआ। जहाज के अधिकारी ने एमिली से कुछ बातें की, फिर वे सब मोनार्क की पसरी हुई बाहों के द्वारा ग्रहण कर लिए गए, मानो कोई अपनी गोद में लेने के लिए तत्पर प्रतीक्षा में रहा हो। स्ट्रेचर पर लेटे सूटेड बूटेड व्यक्ति के चेहरे पर पीड़ा और होठों पर कराह लगातार मौजूद है। एमिली अपने पति के तप्त माथे पर दाहिना हाथ रखे हुए साथ साथ प्रविष्ट हुई, चिंतित हुई, दुखार्त। जहाज का एक शानदार कक्ष उनके लिए आरक्षित था। उसकी ऐसी स्थिति थी कि वह डेक के करीब भी था और थोड़ा औलट भी। वहाँ एक अस्वस्थ व्यक्ति के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं थीं। जहाज का डॉक्टर भी कक्ष में उपस्थित हो गया था। उसने एक सरसरी तौर पर की जाने वाली शरीर परीक्षा भी कर ली थी और यात्रा के लिए कोई प्रतिकूलता महसूस नहीं की थी। उन्हें लिटा दिया गया। साथ आए हुए लोग अपना आदर प्रकट कर लौट गए। अब सिर्फ एमिली वहाँ पे रह गई। बग्घी से स्ट्रेचर पर लेटकर जहाज के कक्ष तक की जो यात्रा उन्होंने पूरी की थी, उसने उन्हें तकलीफ के समंदर में पहुंचा दिया था। घोड़े की पीठ पर हजारों मील की यात्रा करने वाला यह यात्रिक 100 मीटर की स्ट्रेचर यात्रा में ही जानलेवा थकान से निढाल हो गया था। एमिली ने पानी का गिलास पेश किया। विली, पानी पी लो, चैन मिलेगा। उन्होंने मना कर दिया। एक छोटा सा ड्रिंक बनाऊं? ठंड भी तो है। वे खामोश रहे, आंखें मुदी रहीं। एमिली ने ड्रिंक बनाया। लो विली, अच्छा लगेगा। उन्होंने गर्दन मोड़ कर देखा। एमी डार्लिंग। हाँ विली, बोलो, कुछ और चाहिए? मेरी सब किताबें, डायरियाँ, कागजात वगैरह रखवा लिए हैं ना? हाँ, खूब सावधानी से, तुम्हारी असली दौलत। वे मुस्कुराए। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान ही करता रहा और अब भी कर रहा हूँ। वे भी मुस्कुराईं। मैंने तुम्हें चुना था विली, तुम्हारी परेशानियों सहित, ताकि उन्हें ख़त्म करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। एमिली ने उन्हें गिलास पकड़ा दिया। विलियम ने अपनी गर्दन थोड़ा ऊपर उठाई। एमिली ने तकिया ऊंचा किया। उन्होंने एक सिप लिया, फिर गहरे सुकून से आंखें मूंद ली। गिलास उनके बाएं हाथ में थमा रहा, दायां हाथ निश्चेष्ट सो रहा था। एमिली भी जरा संतुष्ट होकर बैठ गईं। पलों का लंबा सिलसिला गुजरता रहा। मोनार्क समुद्र की छाती पर सरकने लगा। उसने महीनों यात्रा करनी थी। एमी उठकर उनके चेहरे के पास झुककर खड़ी हो गईं। हाँ विली, मैं यहीं हूँ, बोलो क्या बात है? तकलीफ हो रही है? आंखें मोदे मोदे विलियम स्लीमन ने कहा। नहीं, कोई खास तकलीफ नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा सिप लिया और मुस्कान को धकेल धकेल कर होठों पर लाते हुए बोले, तुम्हें याद है एमी? एमी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या विली? जब हम लोग जबलपुर से हिमालय की यात्रा पर गए थे और आगरा पहुंचकर हमने ताजमहल देखा था। हाँ, खूब याद है विली। तुमने तंबू ताजमहल के सामने वाली दालान में ही तो गड़वाया था। हम वहाँ 3 दिन रहे थे। हाँ, और उस खूबसूरत ताजमहल को देखकर तुमने क्या कहा था, जरा याद तो करो। एमिली को अच्छी तरह याद था कि शाहजहां द्वारा अपनी महबूबा मुमताज़ महल की याद में बनाए गए उस अद्भुत आश्चर्य को देखकर उन्होंने क्या कहा था, मगर उससे अनजान रहने का अभिनय करते हुए ही उन्होंने कहा, क्या कहा था विली? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है।
स्लीमैन मुस्कुराते रहे। बंद आंखें गुजरे हुए दृश्य की फांक को संभलने की कोशिशों में लग गईं। एमिली उनके होठों से कुछ सुनने को बेताबी से लबरेज होकर थरथराती रहीं। क्या तुम्हें याद है विली? सिर हिला कि याद ना होता तो पूछता ही क्यों? तो बताओ ना प्लीज़, क्या कहा था मैंने? विलियम स्लीमैन ने आंखें खोल दी, पर वे आधी से ज़्यादा नहीं खुली। तुमने कहा था, प्यारे विली, अगर तुम मेरी याद में ऐसा ही खूबसूरत ताजमहल बनाने का वादा करो तो मैं अभी इसी वक्त मर जाने को तैयार हूँ। एमिली हंसी, पर तुमने वादा नहीं किया तो देख लो, अब तक जिंदा बैठी हूँ ठीक तुम्हारे सामने। स्लीमैन ने मुस्कान रोककर कहा, इसीलिए तो वादा नहीं किया था। हम तंबू में रह लेंगे, मगर तुम ही जब न हो तो ऐसे सैकड़ों ताजमहल का भी हम क्या करेंगे? एमिली की आंखें पूरी तरह से खुल गईं, थकान गायब हो गई। जहाज के कक्ष की छत पर टिकी हुई आंखों में अतीत का धूसर रंग उभरने लगा। घड़ियां उल्टी चलने लगी और कैलेंडर के पन्ने पीछे की ओर पलटने लगे। फर 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 तीव्र गति से समय पीछे को दौड़ा और फिर रुक गया। वह एमिली का समय था, जो रुककर एमिली को अपने साथ लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय ने एमिली की कलाई पकड़ी और उल्टी यात्रा को सीधा करते हुए अपने कदम उठाए। समय और एमिली एक बार फिर साथ साथ हैं, युगों पीछे उनकी उन्हीं रास्तों, गलियों और घटनाओं पर दोबारा। एमिली के सामने एक छोटे से नगर का परिदृश्य खुलने लगा। यह नगर था जब्बलपुर। एक तरफ कैंटोनमेंट और दूसरी तरफ पुराना जब्बलपुर, छोटा मगर प्यारा, पहाड़ों और नदियों से घिरा, अंग्रेजी वास्तुकला से युक्त ऊंचे ऊंचे बंगले, खपरेल छतें, फायरप्लेस की चिमनियों से युक्त बड़े बड़े मैदान, बाग और खेतों के लंबे सिलसिले। जब्बलपुर बाग बगीचों से भरपूर जगह थी। आसपास कई नदियां बहती हैं। नदियों के किनारे घाट हैं, घाटों पर मंदिर, मंदिर में मूर्तियां, मूर्तियों की पूजा, उनके प्रति अटूट विश्वास कि वे चाही गई इच्छाओं को पूरा कर देंगी, पूरा करती भी हैं। एमिली को कोहका टोला में पुत्र प्राप्ति हेतु की गई मन्नत अनुष्ठान का स्मरण हो आया। मुख आरक्त हुआ। एमिली काउंट मारी जोसेफ ऑगस्ट ब्लांडिन डे चेलैनी। उनका जन्म 26 जुलाई 1809 को मॉरिशस में हुआ था। उनके पितामह फ्रांस से आकर लगभग 1771 में ही मॉरिशस में बस गए थे और उन्होंने पूर्वी मॉरिशस में एक स्टेट पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। एमिली के पिता काउंट ब्लूंदे फंतेन अपने समय के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें फ्रांस के भद्र समाज में खासी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। धन धान्य से परिपूर्ण जीवन था। वह 1828 का साल था। 19 साल की एमिली को उनके पिता ने जबलपुर इसलिए भेजा था ताकि वे जानकारी हासिल कर सकें कि क्या स्थानीय गन्ना मॉरिशस में उगाए जाने के लिए उपयुक्त होगा। स्लीमैन ने नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर के किसानों की माली हालत सुधारने की गरज से ताहिती द्वीप से गन्ने का जो प्लांटिंग मटेरियल मंगवाया था, वह हिंदुस्तानी जमीन और आबो हवा में उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा था जितनी की उम्मीद की गई थी। स्लीमैन मॉरिशस से गन्ने का प्लांटिंग मटेरियल मंगवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वहां के कुछ बड़े गन्ना व्यवसायियों को पत्र भेजा था। उनमें एमिली के पिता भी शामिल थे। एमिली के मॉरिशस से रवाना होने तक स्लीमैन का पत्र उनके पिता को नहीं मिला था। संयोग देखिए कि एमिली के पिता हिंदुस्तानी गन्ना चाहते थे और स्लीमैन मॉरिशस का। दोनों एक दूसरे से संपर्क करना चाहते थे। एक बजरिए खत, दूसरा बजरिए एमिली। जबलपुर में काउंट के परिचय वाला एक अंग्रेज मित्र परिवार रहता था। उनसे सलाह की गई। वे तो मानो वैभव के खजाने की कुंजी ही लेकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि गन्ना ले जाने में अक्लमंदी नहीं है, अक्लमंदी तो है यहीं आकर बस जाने में। चले आओ, यहाँ खूब ज़मीनें हैं, सो भी मिट्टी मोल। अंग्रेज़ों का राज है, गुलामों की कमी नहीं, सस्ते और मुफ्त के श्रमिकों का टोटा नहीं। अभी 100-200 सालों तक यहाँ फ्रांस जैसी क्रांति की भी कोई संभावना नहीं है। पर काउंट ब्लूंदे फंतेन मॉरिशस त्यागने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने बदले कुछ दिनों की तफरीह के लिए अपनी वाचाल, चंचल और पर्यटन प्रेमी बेटी एमिली को हिंदुस्तान भेज दिया। 19 साल की एक अल्हड़ युवती जो अभी तितलियों की तरह फूलों के बाग में ही अपने पंख पसारना सीख आई थी, एक लंबे प्रवास पर हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ी। सपनों ने अभी अभी उसकी आंखों में अंकुरित होना सीखा था। देह की मादकता ने पहले चंचलता में और फिर वाचालता में तब्दीली पाई थी।
शरीर के अंदर होने वाले बदलाव बाहर की दुनिया को बदल डालने के लिए बेताब हो रहे थे। सब कुछ सुनहरा, प्रिय, आत्मिक और तरल तरल प्रतीत हो रहा था। एक नए मुल्क, नए वातावरण, नए लोगों, नई सभ्यता और वहाँ मिलने वाले नए नए अनुभवों की आकांक्षा ने एमिली को दीवानगी अता कर दी थी। यात्राओं से उन्हें बेहद प्यार था, तो दौड़ते भागते रहना प्रकृति। अंग्रेज युवतियों की तुलना में फ्रांसीसी एमिली की चाल ढाल, रंग रूप, आकर्षण, अदाएं और बातचीत की शैली में बहुत भिन्नता थी। कुलीनता का अव्यक्त दर्प था, तो जल्दी से घुल मिल जाने का अनोखा उद्दाम वेग भी। जिस दिन एमिली ने जबलपुर की धरती पर अपनी पैर पहली बार रखे थे, उसी दिन वे धूल और उष्णता से जूझते हुए भी इस नगर के सम्मोहन में पड़ गई थीं। मॉरिशस जैसा सौंदर्य तो जबलपुर में न था, लेकिन कुछ था जो उन्हें अपने में बांध लेना चाहता था, जो अपनी बाहें पसार कर एमिली के स्वागत में खड़ा था, जो उनके कान में कहता था कि यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है, कि गन्ने की ही नहीं, मोहब्बत की भी अपनी एक मिठास होती है, सब मिठासों से अलहदा परम मिठास, गूंगे का गुड़। विलियम हेनरी स्लीमन ताहिती टापू पर अपनी छुट्टियां बिताकर और स्वस्थ होकर जबलपुर लौटे थे। उन्हें नई जिम्मेदारियां दे दी गई थीं, सो भी एक और तरक्की के साथ। अब वे सागर तथा नर्मदा संभाग जैसे विशाल भौगोलिक इलाके के कमिश्नर थे। हालांकि वह नियुक्ति अस्थायी थी, कोई जिला खाली न था, इसलिए कमिश्नर के इस प्रभार को तब तक संभालना था जब तक किसी जिले में उन्हें पूर्णकालिक ओहदा हासिल न हो जाए। बाद में यही स्लीमन भारतीय ठगों, पिंडारियों, बधकों, जहरखुरानों और फांसीगरों के रहस्यमय संसार को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाने तथा उनकी गुप्त दुनिया का पर्दाफाश करने के कारनामों के चलते किसी दंत कथा के नायक बनकर विश्वविख्यात हो गए थे। जिन ठगों ने सदियों से जघन्य हत्याओं का सिलसिला चला रखा हो, जिनके कारण ही हजारों लाखों लोग रास्तों पर चलते चलते गायब हो गए हों, और फिर उन गायब लोगों का यहाँ तक कि उनकी हत्याओं का सुराग भी ना मिल सका हो, ऐसे उस मायावी जगत के लौह द्वार को फाड़कर स्लीमन उसके अंदर पहुँचने में कामयाब हो गए थे। वे और उनके सहयोगी अफसरों का दल नित नए नए हत्यारों को पकड़ लाता था। फिर उनके मुंह से उजागर होते थे खुख्वार हत्याओं के नए नए रहस्य। पीले रुमाल का फंदा बनाकर गले में हुनर के साथ डालकर लगाई जाने वाली फांसियों के नए किस्से, रोंगटे खड़े कर देने वाले कारनामे। पहले सागर और बाद में जबलपुर का कारागार इन हत्यारों से भरता जा रहा था। यूं कंपनी सरकार ने तब तक ठगों के मामलों को बहुत महत्व नहीं दिया था। उसका प्रशासन ऐसी घटनाओं से हतप्रभ अवश्य था कि आखिर एकाएक काफिले रास्तों पर से कहाँ गायब हो जाते हैं। उनके माल असबाब का, घोड़ों और ऊंटों तक का कोई नामो निशान क्यों नहीं मिलता। लोगों पर संदेह होता, पर न तो कोई सबूत मिलता और न ही गवाह। ऐसे में वे संदेही लोग छोड़ दिए जाते। लेकिन फौज से सिविल सेवा में आए स्लीमन ने जिस मौलिक विशिष्टता से फौजी सेवाओं को अंजाम दिया था, उसी मौलिकता के साथ उन्होंने ठगों का रहस्यमय संसार भी उघाड़ कर रख दिया था। स्लीमन एक साथ अनेक योग्यताओं के स्वामी थे। वे कुशल प्रशासक भी थे और जिज्ञासु अध्येता भी। भारतीय संस्कृति और परंपराएं उनके मन को अजीब तरह से खींचती थीं। वे प्रत्येक रीति रिवाज और धार्मिक विश्वास के अंदर पहुंचकर उसे जानने समझने को बेताब रहते थे। भारत में फैले हुए मिथकों के प्रति जितना उनका रुझान था, उतना ही भारतीय मंदिरों और देवी देवताओं के प्रति भी था। महाभारत और रामायण की गाथाओं को उन्होंने हृदयंगम कर रखा था। यही कारण था कि वे यूरोपियन समाज में आकर्षण और अजूबा दोनों ही बन गए थे। दिल को थरथरा डालने वाली खुख्वार घटनाओं की असलियत को एक सौम्य स्वभाव के अफसर ने किस तरह बेनकाब करके सामने ला दिया, यही कौतूहल उन्हें एक जाबाज खिलंदड़ा जासूस के किरदार में बदल रहा था। वे जिस महफिल में होते, लोगों की निगाहें और कान उनकी ओर ही होते। लोग उन्हें घेर लेते, खोद खोद कर किस्सों की तह तक जाने की कोशिशें करते। स्त्रियां उन पर लट्टू हो जाने को उद्यत रहती। उन्हें लगता कि जैसे परियों की कहानी का
कोई राजकुमार ही दैत्य संहार का दायित्व निर्वाह पूरा कर उनके मध्य उतर आया हो। उनसे बातें करते वक्त उनके कलेजे मुंह पर चले आते, वे कभी सिहर उठती, उनका सर्वांग कांप जाता और कभी वे स्लीमन की आंखों में तैरने वाली तरलता में भीगने लगती। अंग्रेजी इतिहास और कथाओं में योद्धाओं की कमी न थी, पर ऐसा योद्धा जिसने एक रहस्यमय दुनिया की गोपनीयता को खोलकर तार तार कर डाला हो, उनके सिवा दूसरा न था। जिसने उन ठगों की कूट भाषा का रहस्य पता कर लिया था और उसी के जरिए उनके रचे चक्रव्यूह को तोड़कर उनकी ही गर्दनें दबोच लाया था। वह जबलपुर की एक चिलचिलाती धूप थी, वह जबलपुर की एक चिलचिलाती दोपहर थी। बेहद गर्म और धूल उड़ाती हुई स्लीमन अपने कार्यालय में बैठे हुए कामकाज निपटा रहे थे। ऐसी कठिनी दोपहर में ही वे ज़्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई और वहां आकर उनके काम में व्यवधान पैदा नहीं करता। दरबान ने दरवाजे का पर्दा धीरे से हटाकर अंदर प्रवेश किया और सिर झुकाकर अदब से बताया कि बाहर एक गोरी मेम साहब मिलने के लिए इंतजार कर रही हैं। स्त्रियों के प्रति सहज सम्मान से मंडित स्लीमन ने कहा कि उन्हें अंदर भेज दिया जाए। चंद पलों के बाद ही चपला सी उजली और सर्वांग मुस्कान से युक्त एक खूबसूरत युवती उनके कक्ष में प्रकट हुई। वे उसके सम्मान में उठकर खड़े हो गए, हाथ मिलाकर अभिवादन किया और विनम्रता से बैठने को कहा। सर, मैं एमिली हूँ, एमिली जोसेफिन फंतेन, मॉरिशस से। ओह, आपका स्वागत है, हिंदुस्तान आपका स्वागत करता है। कब आई आप, और आपके पिता तथा आपका पूरा परिवार कैसा है? मैं 1825 में मॉरिशस में उनसे एक बार मिला था। धन्यवाद सर, मेरे पिता और पूरा परिवार बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं? मैं उम्दा हूँ। कब आई आप? मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ सर। यहाँ जबलपुर में एक अंग्रेज परिवार, हमारा पारिवारिक मित्र है, उसके साथ ठहरी हूँ सिविल लाइंस में। साथियों, आज की शाम प्रेम के फंदे में एक गर्दन की ये दूसरी किस्त आपसे हमने साझा किया। अगर आपने हमारा YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए अपने सार्थक सुझावों से अनुग्रहित कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो दरिया प्रेम का।